SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। जी जैसा कि आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री पे हमारी क्लास चल रही है, तो आज उसका दूसरा सेशन होगा हमारा। लास्ट टाइम हमने एंड किया था मैक्सिको अमेरिकन वार के ऊपर, ठीक है। तो इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे कि इस वार का जो बैकग्राउंड था वो क्या था। कल हमने डिस्कस किया था कि टेक्सास जो एरिया है, इसने मैक्सिको से 1835 में ये उससे अलहदा हो गया और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मिलना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिको है वो इसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा अभी, और उसको ये भी पता है कि ये इलाका हमसे इसलिए अलहदा हुआ है कि ये यूएसए के साथ मिलना चाहता है। तो वो यूएसए को वार्न करता है कि अगर टेक्सास आपके साथ आता है या आप टेक्सास की तरफ अनेक्स करते हैं तो हमारी आपस में जंग हो जाएगी। तो इसी तरह ये 8-10 साल गुजर जाते हैं कि आपस में। तो 1845 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है टेक्सास को अनेक्स कर लेता है। तो इस अनेक्स करने की वजह से फिर इन दोनों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है, जो कि 2 साल तक जारी रहेगी, ठीक है। और इस जंग में एक अमेरिकी जनरल थे, ज़िकारे टेलर उनका नाम है। वो अमेरिकी फ़ौजों को लीड कर रहे होते हैं। इवेंचुअली ये जंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जीत जाता है, और बाद में ज़िकारे टेलर को यूएस का नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है, ठीक है। ये यूएस के 12th प्रेसिडेंट बनते हैं, और इनका अभी टर्म का पहला साल ही कंप्लीट होता है तो इनकी डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ, ये फोर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़िकारे टेलर जो है ये एक मशहूर नाम है मैक्सिको अमेरिकन वार में। तो ये जंग जो 2 साल जारी रहती है, फिर एंड पे जो हमारे पास फ्रांस है वो मीडिएट करता है इन दोनों के दरमियान और जंगबंदी करवाता है। तो जंगबंदी जो है ऑफिशियली इसको सिग्नेचर किया जाता है 2 फरवरी 1848 को। 2 फरवरी 1848 को ट्रीटी ऑफ ग्वाडालुप हिडाल्गो होती है। ट्रीटी ऑफ ग्वाडालुप हिडाल्गो, स्पेलिंग आप लिख लें, GUADALUPE, ग्वाडालुप हिडाल्गो, HIDALGO, ठीक है। ये ट्रीटी होती है फ्रांस की देन में। तो ये जंग एंड होती है। इस जंग में मैक्सिको जो है इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसको अपना 55% जो इसका एरिया होता है अमेरिका के आगे इसको हारना पड़ता है, लॉस्ट करना पड़ता है। तो इस लॉस्ट की वजह से ये जो इसके इलाके होते हैं जैसे कैलिफोर्निया, नवेडा, एरिज़ोनिया एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको, ये मैक्सिको के एरियाज़ थे। इस जंगबंदी के नतीजे में ये यूएसए के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ पूछ लिया जाता है कि कैलिफोर्निया या नवेडा या एरिज़ोना या न्यू मैक्सिको, इनमें से किसी का भी नाम ले लेता है तो पूछता है कि ये अमेरिका का पार्ट कब बने। तो ये 1848 में बनेंगे। ये जो ये इनकी वार थी, इसका जब खत्म होता है उसके नतीजे में ये यूएसए के पास आ जाते हैं। इन तमाम स्टेट्स में कैलिफोर्निया स्टेट जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। कैलिफोर्निया के हवाले से अक्सर क्वेश्चंस भी आए होते हैं। कैलिफोर्निया जो है यूएसए के साउथ वेस्ट में है ये, ठीक है। साउथ वेस्ट में नीचे है ये, और पैसिफिक कोस्ट की तरफ ये लगती है। आपको पता है यूएसए के वेस्ट में जो ओशन है हमारे पास पैसिफिक ओशन है। तो कैलिफोर्निया जो है पैसिफिक कोस्ट के ऊपर है। कैलिफोर्निया हॉटेस्ट और डीपेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट यानी कि सतह समुद्र से 86 मीटर ये डीप है,
इसको डेथ वैली भी बोलते हैं, ठीक है। पूछ लेगा कि नॉर्थ अमेरिका में डेथ वैली किसे बोलते हैं, तो वो कैलिफोर्निया स्टेट है, ठीक है। सिलिकॉन वैली का भी नाम आपने सुना होगा। सिलिकॉन वैली जो टेक इंडस्ट्री है यूएसए की और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी, वो भी सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में ही है, ठीक है। और हॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो भी इधर ये लॉस एंजलिस नामी शहर में। लॉस एंजलिस के बारे में मैंने आपको बताया था, पूछ रहे थे कि ये सिटी कौन से कोस्ट के ऊपर है, अटलांटिक के ऊपर है या पैसिफिक के ऊपर है, तो लॉस एंजलिस जो है ये भी पैसिफिक के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा सैन फ्रांसिस्को के हवाले से कि गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो किधर है, तो ये सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। वो भी इसी एरिया में है, कैलिफोर्निया के स्टेट में ही आता है वो, ठीक है। तो ये था जी मैक्सिको अमेरिकन वार के हवाले से। और अच्छा, आपको पता है कि अमेरिका में जो पार्टी सिस्टम चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, वो दो पार्टियां हैं जो वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम जो है वो लागू है। एक का नाम रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है। इनमें से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ज़्यादा पुरानी है, उसको ओल्डेस्ट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है पूरी दुनिया में। ओल्डेस्ट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड हमारे पास जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है यूएसए, ठीक है। और इसको जेफरसन जो है वो इसके फाउंडर हैं, जेफरसन। डेट याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है 1828 में इसकी बुनियाद रखी गई। और डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल भी आप याद रखेंगे, डंकी इनका सिंबल है। इस पार्टी का कलर जो है वो ब्लू कलर है, ठीक है। और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो लिबरल आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी थी। दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। इसको होरेस ग्रीली, इब्राहिम लिंकन, इस तरह के लोगों ने इसकी बुनियाद रखी। ये एक्चुअली एंटी स्लेवरी पार्टी है, ठीक है। एंटी स्लेवरी, जब आपको पता है यूएस में जब रॉयट्स हुए थे, स्लेव्स के कुछ लोग स्लेव्स के हक में थे, कुछ उनके अगेंस्ट थे। तो ये जो रिपब्लिकन पार्टी जिन लोगों ने बनाई वो स्लेवरी के अगेंस्ट थे, ठीक है। इसको 1854 में इसकी बुनियाद रखी जाती है रिपब्लिकन पार्टी की। आप इनका सिंबल याद रखेंगे, एलिफेंट इनका सिंबल है, ठीक है। और इनका जो कलर है वो रेड कलर है, ठीक है। जैसे उनका हमने देखा था डेमोक्रेटिक का ब्लू है, इनका रेड है। और ये कंजर्वेटिव आइडियाज इनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है। अब जब ये पार्टी वजूद में आती है रिपब्लिकन, तो नेक्स्ट 1860 में अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और इन इलेक्शंस के नतीजे में ये जो रिपब्लिकन पार्टी है ये इब्राहिम लिंकन नामी बंदे को नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंटशिप के लिए। तो इब्राहिम लिंकन जो है वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं और अमेरिका के 16वें सदर बन जाते हैं। पेपर में अक्सर पूछा गया है कि अमेरिका के इब्राहिम लिंकन जो है वो अमेरिका के कौन से सदर थे, तो ये 16th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ये पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो मैक्सिको अमेरिकन वार जब होती है तो फिर अमेरिका जो है इसमें यहाँ पे स्लेवरी को लेकर डिवीजन पैदा हो जाती है। कुछ लोग जो स्लेवरी के हक में होते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट होते हैं। तो आपको पता है रिपब्लिकन पार्टी इसके अगेंस्ट थी। तो जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी ज़ाहिर है इसके खिलाफ है स्लेवरी के, तो वो स्लेवरी को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो अमेरिका में डिवीजन पैदा हो जाती है, ठीक है। कुछ स्टेट्स जो हैं वो स्लेवरी के हक में होती हैं, कुछ स्टेट्स जो है स्लेवरी के अगेंस्ट होती हैं। जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी, जैसा कि हमारे पास न्यूयॉर्क स्टेट थी, ओहियो स्टेट थी, पेंसिल्वेनिया थी या मैसाचुसेट्स थी, जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसकी
उसको ज़्यादा पजीराई मिलती है, वो इकॉनमी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड जो है करने के हक में होते हैं और स्लेवरी के खिलाफ होते हैं। कहते हैं कि मशीनरी को फ़रोग दिया जाए और लोगों से काम जो है वो कम से कम करवाया जाए, ठीक है? इस चीज़ के हक में होते हैं। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स थी हमारे पास, जैसे कि वर्जीनिया थी, जॉर्जिया थी, साउथ कैरोलिना थी, ये जो है ये स्लेवरी के हक में होती हैं, ठीक है? तो अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाती है, ठीक है? तो अब टाइमलाइन याद रखिएगा, सिविल वॉर जो है 1861 से लेकर 1865 तक रहती है, ठीक है? और इस टाइम पीरियड में आप याद रखिएगा जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो तो स्लेवरी के खिलाफ है, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए। तो प्रेसिडेंट जो है वो इब्राहम लिंकन है। तो इब्राहम लिंकन क्योंकि नारा ही ये लगा के आए थे कि स्लेवरी को ख़त्म किया जाएगा, तो वो नॉर्दर्न स्टेट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा जंग आपस में इनकी सिविल वॉर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। कुछ 60 लाख के करीब लोग जो है उस जान से जाते हैं। अच्छा खासा नुकसान उठाने के बाद फिर इनको होश आती है, फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, नॉर्दर्न स्टेट्स की बात मान ली जाती है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 13th अमेंडमेंट की जाती है। अमेंडमेंट आप याद रखेंगे, 13th अमेंडमेंट। कि स्लेवरी कौन सी अमेंडमेंट के जरिए ख़त्म की गई? 13th अमेंडमेंट, ठीक है? तो ये कब की गई? 6 दिसंबर 1865 को, ठीक है? 6 दिसंबर 1865 को 13th अमेंडमेंट के जरिए स्लेवरी को अमेरिका से ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है? अच्छा, अब ना जैसे हमने टू पार्टी सिस्टम जो है वो बताया आपको, तो आपने इन दोनों पार्टी के कुछ सीधा-सीधा और फेमस जो प्रेज़िडेंट्स हैं, उनके नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है? पहले हम देखते हैं रिपब्लिकन पार्टी से। रिपब्लिकन पार्टी से जो पहले प्रेज़िडेंट थे, वो हमारे पास इब्राहम लिंकन थे। 1861 से लेकर 65 तक इनका टेन्योर है। दूसरे यहाँ पे जो इस इनके दौरान और भी हैं, लेकिन जो फेमस हैं हम उनके नाम जस्ट याद रखने की गरज से मैं आपको बताता हूँ। दूसरे थियोडोर रूज़वेल्ट हैं, स्पेलिंग याद रखिएगा, THEODORE ROOSEVELT, ठीक है? तो थियोडोर रूज़वेल्ट 1901 से 1909 तक रहते हैं, इनकी 2 टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर डीडी आइज़नहोवर हैं। आइज़नहोवर की स्पेलिंग अगर आप लिख लें, EISENHOWER, आइज़नहोवर। वर्ल्ड वॉर 2 में एक जनरल थे, तो इनकी खिदमत की वजह से इनको भी जो है बाद में प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया जाता है और ये जीत भी जाते हैं। जिस तरह ज़ैकरी टेलर थे, उसी तरह से डीडी आइज़नहोवर भी थे और इनकी एफिलिएशन रिपब्लिकन पार्टी से थी। रिचर्ड निक्सन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? मशहूर प्रेसिडेंट है जिनको इम्पीच करके निकाला गया। तो ये भी रिपब्लिकन पार्टी से थे। 1969 टू 74 इनका टेन्योर है। रोनाल्ड रेगन साहब जो थे 1981 से 1989 तक ये भी रिपब्लिकन पार्टी से हैं। जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश और उनके बेटे जॉर्ज वाशिंगटन बुश ये दोनों भी रिपब्लिकन पार्टी से थे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये भी रिपब्लिकन पार्टी से ही हैं, ठीक है? ये रिपब्लिकन से कुछ सीधा प्रेसिडेंट्स थे। डेमोक्रेटिक पार्टी से जो पहला प्रेसिडेंट आया, जैसे कि ये 1828 में वजूद में आई, तो 1828 के इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट जीता एंड्रयू जैक्सन उनका नाम था, फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, ठीक है? और ये 1829 से 37 तक रहे। नेक्स्ट यहाँ से फेमस जो है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट हैं, जिनको एफ डी रोजवेल्ट का नाम भी दिया जाता है। 1933 से 1945 तक रहे। विड्रो विल्सन जो है वो भी इसी पार्टी से थे, 1931 तक रहे। हैरी एस ट्रूमैन वो भी डेमोक्रेटिक से थे, 1945 से 53 तक इनका टेन्योर रहा। जॉन एफ कैनेडी
उनके नाम से गालिबन सब लोग वाकिफ हैं। वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। 1961 टू 63 इनका टेन्योर है। जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जो बाइडन, ये तमाम डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। ठीक है, इनकी टाइमलाइंस याद रखना जरूरी नहीं है। जैसे अब्राहम लिंकन की आप याद रखेंगे या उनकी पार्टी से प्रेसिडेंट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यूएसए की हिस्ट्री में कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स भी गुजरे हैं जिनको उनके ऑफिस में, यानी कि उनके टेन्योर के दौरान ही असैसिनेट किया गया है। अब्राहम लिंकन साहब प्रेसिडेंट थे उनमें से। ठीक है, अब्राहम लिंकन साहब एक वकील थे। और आप ये एक फन फैक्ट है कि एक काउंसलर का इलेक्शन था, उसमें खड़े हुए थे, या वो काउंसलर का इलेक्शन भी हार गए थे। ठीक है, लेकिन इनको तकरीर करने का मौका हासिल था। बेस्ट ओरेटर थे ये अपने ज़माने के। तो रिपब्लिकन वालों ने नहीं देखा कि ये बंदा तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सका। उन्होंने इसकी स्पीच को देख के इसको प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेट कर दिया और ये बंदा जीत भी गया। ठीक है, तो इब्राहिम लिंकन पहले प्रेसिडेंट थे उन 4 प्रेसिडेंट्स में जिनको असैसिनेट किया गया। तो आप इनकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो लिख लें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। अब्राहम लिंकन का टेन्योर आपको पता है 1861 टू 65 है। इनको 14 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में फोर्ड्स थिएटर के अंदर बैठ के ये मूवी देख रहे थे। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में, कैपिटल में, फोर्ड्स थिएटर में बैठ के ये मूवी देख रहे थे। मूवी का नाम आपने याद रखना है, अमेरिकन कुजीन नामी मूवी थी। अमेरिकन कुजीन नामी मूवी जो थी, ये वो देख रहे थे, तो इसके दौरान इनको शूट किया गया। और शूट करने वाले का नाम भी आप याद रखेंगे, जॉन विल्क्स बोथ। ठीक है, स्पेलिंग लिख रहे हैं आप, JOHNWILKES, जॉन विल्क्स बोथ, BOOTH बोथ। इस बंदे ने इनको असैसिनेट किया। ठीक है, इनको ऑनेस्ट अबे भी कहा जाता था, इनका एक निक नेम था ऑनेस्ट अबे। ठीक है, इब्राहिम लिंकन को। दूसरे प्रेसिडेंट जिनको असैसिनेट किया गया, उनका नाम आप लिख लें, जेम्स गारफील्ड। जेम्स गारफील्ड, GARFIELD। जेम्स गारफील्ड दूसरे प्रेसिडेंट थे जिनको असैसिनेट किया गया। इनको भी गोली मार के असैसिनेट किया गया। कब किया गया? 2 जुलाई 1881 को। ठीक है, 2 जुलाई 1881 को इनको असैसिनेट किया गया। और जिस बंदे ने असैसिनेट किया, चार्ल्स गोइटियो उसका नाम है। चार्ल्स गोइटियो, CHARLES, चार्ल्स, GUITEAU, चार्ल्स गोइटियो। ठीक है जी, इस बंदे ने इनको असैसिनेट किया। और लोकेशन वाशिंगटन डीसी है, कैपिटल इनका। और ट्रेन स्टेशन पे ये खड़े थे जहां पे इनको शूट किया गया। थर्ड प्रेसिडेंट, नाम लिख रहे हैं आप उनका, विलियम मैकेनली। विलियम मैकेनली, मैकेनली की स्पेलिंग लिख रहे हैं आप, स्पेलिंग लिख रहे हैं आप, MCKINLEY, मैकेनली। विलियम मैकेनली को 6 सितंबर 1901 को गोली मार के कत्ल किया जाता है, असैसिनेट किया जाता है। असैसिनेट करने वाले बंदे का नाम आप लिख लें, लियोन जलगोज। लियोन जलगोज, स्पेलिंग लिख लें, LEON, लियोन, CZOLGOSZ, लियोन जेलगोज। ठीक है, ये बंदे ने उसको असैसिनेट किया। और बुफेलो नामी जगह है न्यूयॉर्क में, वहां पे एक पब्लिक इवेंट हो रहा था। उस पब्लिक इवेंट के दरमियान इनको असैसिनेट किया जाता है। और फोर्थ प्रेसिडेंट जो थे वो जॉन एफ कैनेडी थे। जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 को असैसिनेट किया जाता है। ठीक है, टेक्सास जो स्टेट है
वहाँ का एक शहर है दलास, ठीक है, दलास शहर है, टेक्सास स्टेट है। वहाँ पे ये एक ओपन कार मोटर क्रेट के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं, गाड़ी जिसके ऊपर छत वगैरह नहीं था उसके अंदर बैठे थे। तो इनको ली हावर्ली ओसवर्ल्ड ली हावर्ली ओसवर्ल्ड नामी बंदा जो है इनको गोली मार के असैसिनेट करता है। HARVEY हावर्ली, OSWALD ओसवाल्ड, ठीक है जी, ये इनको असैसिनेट करता है। तो ये 4 प्रेसिडेंट्स थे, इनमें से अक्सर उसने पूछा होता है। इब्राहम लिंकन के बारे में तो उसने 2-3 दफ़ा पूछा है, और जॉन एफ कैनेडी के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने असैसिनेट किया, कब किया, ठीक है। तो ये चारों प्रेसिडेंट के बारे में आपने डिटेल याद रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इवेंट आएगा यूएस हिस्ट्री में वो है जी अलास्का की परचेज। अलास्का स्टेट जो थी ये रशियन एम्पायर का पार्ट थी, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका में थी। आपको पता है बेरिंग स्ट्रेट जो है वो अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है, साइबेरिया रशिया का पार्ट है, तो तब अलास्का भी इसी का पार्ट थी। अब रशिया इसको क्यों सेल करना चाह रहा है? रिसेंटली रशिया जब यूक्रेन वार से फारिग हुआ 1853 में, उसके पास फंड्स की कमी थी, उसको पैसे चाहिए थे कुछ इस वजह से, और दूसरा उसको खतरा था कि बरतानिया जो वो अलास्का पे कब्जा कर लेगा तो रशिया के पास कुछ नहीं रहेगा, यानी कि हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, तो बेहतर है कि इसको सेल कर दिया जाए। और दूसरा ये है कि स्ट्रेटजिकली भी इसको उस दौर में इसकी हिफाजत करना मुश्किल था, क्योंकि उनकी ये मेनलैंड से भी दूर था, तो काफ़ी दूर था इससे, वैसे भी समुद्र पार का एरिया है, और मेनलैंड भी रशिया काफ़ी बड़ा मुल्क है, तो इसको सेफगार्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट था। और तीसरा यहाँ पे कुछ होता भी नहीं था, ये सारा जो है बर्फीली इलाका था, बर्फ जमी रहती थी सारा साल यहाँ पे भी, ठीक है। तो उन्होंने कहा होता यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये बेहतर है कि ये इलाका जो है इसको सेल आउट कर दिया जाए। तो यूनाइटेड स्टेट्स को ये जो है इसको सेल कर देते हैं। तो इसी वजह से ना जब इसको परचेज करता है यूएसए 1867 में, डेट याद रखिएगा, ये पेपर में पूछी गई है कि अलास्का कब परचेज किया, 1867 में, और 7.2 मिलियन यूएस डॉलर्स में, यानी कि 72 लाख डॉलर्स में इसको परचेज किया। तो जब इसको परचेज किया जाता है तो जो अमेरिका वाले हैं उनके ऊपर काफ़ी तनकीद अमेरिकन करते हैं। अमेरिका की तरफ से विलियम सीवर्ड नामी बंदा था जिसने इस पे सिग्नेचर किए, और रशियन एम्पायर की तरफ से ज़ार अलेक्जेंडर टू खुद थे। ज़ार के स्पेलिंग आप लिख लें, TSAR, ज़ार अलेक्जेंडर, ALEXANDER, ज़ार अलेक्जेंडर टू खुद इसके इन्होंने सिग्नेचर किया इसके ऊपर। जो है वो सीवर्ड, जो विलियम सीवर्ड थे उनका मजाक उड़ाते थे कि इन्होंने ये क्या हरकत की है, इसको सीवर्ड्स फुली बोलते थे वो, या सीवर्ड्स आइस बॉक्स, कि ये एक तरह का आइस बॉक्स है, इसका कोई फायदा नहीं है, वैसे ही आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए यहाँ पे। तो लेकिन ये उसके बाद अब भी इनको पता चला है कि ये इलाका तो बड़ा कीमती इलाका है। ये रकबे के लिहाज से अलास्का जो है यूएस की सबसे बड़ी स्टेट है, ठीक है, एरिया वाइज यूएस की सबसे बड़ी स्टेट है। जैसे पॉपुलेशन वाइज हमने देखा कैलिफोर्निया, एरिया वाइज जो है यूनाइटेड स्टेट्स की अलास्का सबसे बड़ी स्टेट है। तो अब अलास्का बड़ा कीमती इलाका है, यहाँ से गोल्ड निकलता है, ऑयल निकलता है, ठीक है। और इसी इलाके की वजह से ही नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है, ठीक है। तो ये इलाका, ये बाद में इनको पता चले कि इसकी तो बड़ी अहमियत है, बट टाइमली इनको जो है वो ले लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि अलास्का जो है इसको 1867 में जो है वो खरीदा गया है, लेकिन ये बाकायदा तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट जो है 1959 में बनेगी जाके, ठीक है। 3 जनवरी 1959 में जाके ये अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट बनेगी। इससे पहले आप समझ लीजिए उसका फेडरल एरिया टाइप था। ये अमेरिका की 49th स्टेट है। पूछ लेता है कि अमेरिका की 49th स्टेट कौन सी, तो वो अलास्का स्टेट थी।
3 जनवरी 1949 को इसने यूनाइटेड स्टेट्स को ज्वाइन किया एज अ स्टेट। ठीक है। और इसके बाद का जो इवेंट है जी, रास्ता के बाद का, वो है कि टेलीफोन की ईजाद। ठीक है। ग्राहम बेल नामी एक बंदा था, स्कॉटिश अमेरिकन, यानी कि स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था, अमेरिकन नेशनैलिटी थी इसके पास। तो इसने टेलीफोन ईजाद किया। तो पूछता है कि टेलीफोन किसने कब ईजाद किया। दो तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्राहम बेल का नाम याद रखेंगे, 1876 डेट आप याद रखेंगे, इस डेट को इसने टेलीफोन ईजाद किया। नेक्स्ट इवेंट है जी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है किसने गिफ्ट किया, कब किया। ठीक है। डेट्स आप याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये तैयार किया था, जो इंजीनियर था उसका नाम आप याद रखेंगे, गस्टव एफल, जिसने एफल टावर भी बनाया था पेरिस में। GUSTAVE, गस्टव एफल, EIFFEL, गस्टव एफल, ये इंजीनियर था। इसने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, और ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। ठीक है। फ्रांस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये गिफ्ट करता है 28 अक्टूबर 1886। डेट याद रखिएगा, 28 अक्टूबर 1886 को। ठीक है। और ये जो स्टैचू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को एंड होप को। ठीक है। इन तीन चीजों को, फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड होप, ये फ्रांस गिफ्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो फिर पूछता है कि इसको इंस्टॉल कहाँ किया गया, इसको कहाँ रखा गया है। इसको न्यूयॉर्क सिटी, जो एरिया वाइज दुनिया की सबसे बड़ी सिटी है, ठीक है, उसके अंदर एक हार्बर है, यानी कि एक छोटा सा आइलैंड टाइप है, वहां इसको इंस्टॉल किया गया है। इसकी स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से जहन में रख सकते हैं। एक शख्स है, ठीक है, खड़ा है, उसके राइट हैंड में एक टॉर्च है। एक शख्स है, उसके राइट हैंड में एक टॉर्च है, और दूसरे उसके लेफ्ट हैंड में उसने एक बुक उठाई हुई है। ठीक है। बुक के ऊपर लिखा हुआ है 4 जुलाई 1776। ठीक है। और इसके पाँव में एक ब्रोकन चेन है। ठीक है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है। ये फ्रांस ने ये गिफ्ट किया था। अच्छा, इसके बाद का जो इवेंट आता है वो आ जाता है जी 1898। डेट याद रखेंगे, 1898, अमेरिका की स्पेन के साथ जो जंग शुरू हो जाती है, स्पेनिश अमेरिकन वॉर, 1898। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह के, क्यूबा जो है वहां पे स्पेन का कब्जा होता है। क्यूबा कंट्री मैंने आपको पढ़ाई थी, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक आइलैंड कंट्री है। गुआंटानामो बे जेल यहीं मौजूद है, हवाना इसका कैपिटल था, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे स्पेन का कब्जा था जी 1848। आज़ादी हासिल करना चाहता है स्पेन से, तो ज़ाहिर है स्पेन तो ऐसा नहीं होने देगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो क्यूबा का साथ देता है इस मामले में, कि इनको आज़ादी हासिल करनी चाहिए। स्पेन कहाँ, यूरोप से आके हमारे इलाके में, हमारे करीबी मुल्क के लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहा है, तो उसको यहाँ से जाना चाहिए। तो स्पेन के खिलाफ क्यूबा का साथ देता है अमेरिका। तो फिर स्पेन के अमेरिका के साथ जंग छिड़ जाती है। अल्टीमेटली स्पेन को शिकस्त होती है। तो स्पेन के कुछ इलाके होते हैं, जैसे प्योर्टो रिको है, गुआम है, फिलीपींस है, इन पे यूएसए जो है इनको अनेक्स कर लेता है, इन पे कब्जा कर लेता है। तो स्पेनिश अमेरिकन वार के नतीजे में जब ये वार खत्म होती है तो क्यूबा आज़ाद हो जाता है, आज़ाद मुल्क बन जाता है। तो स्पेन के कुछ एरियाज थे, फिलीपींस जो है, जो कि पैसिफिक ओशन में है, गुआम, GUAM, गुआम एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, ये भी 1898 में स्पेन से छीन लिया जाता है। प्योर्टो रिको अटलांटिक ओशन के अंदर है, हमने जब बरमूडा ट्रायंगल की थी तो उसका एक कोना जो है वो प्योर्टो रिको से जाकर मिलता है। ठीक है। तो ये भी स्पेन से 1898 में यूएस जो है इसको स्नैच कर लेता है। और 1898 में ही हवाई स्टेट, जो कि पैसिफिक ओशन में है, ये भी हवाई स्टेट भी पैसिफिक ओशन में ही है,
और ये भी यूएस का पार्ट है, बाद में जाके स्टेट बनी थी, पहले इसका ये भी एक फेडरल टाइप हिस्सा था, ठीक है। तो ये भी 1898 को इसको भी जो है वो यूएस इसको भी अनेक्स कर लेता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे किसी लोकल उनके जो कोई बंदा था उसकी हुकूमत थी, क्वीन थी कोई, तो उसके खिलाफ बगावत करवा के यहाँ पे ये अपने बंदे लेकर आते हैं यूएस वाले, फिर बाद में यहाँ पे फौज भेज कर इसको भी अपना हिस्सा बना लेते हैं। तो इस हवाई के लिहाज से जो अहम क्वेश्चन है वो ये है कि यूएस ने इसको कब अनेक्स किया। 1898 में अनेक्स करता है। प्रेसिडेंट मैकिनली थे जिनको असैसिनेट किया गया था, विलियम मैकिनली, ठीक है, वो प्रेसिडेंट थे, उनके दौर में ये वाकया होता है। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि ये यूएस इसको बकायदा स्टेट कब बनाता है। तो इसको स्टेट बनाने के लिए रेफरेंडम करवाया जाता है। रेफरेंडम जो है उसमें 94% जो लोग होते हैं वो कहते हैं जी हम यूएस का पार्ट बनेंगे। ये 21 अगस्त 1959 को ही ये भी यूएस की स्टेट बनती है। और क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आया हुआ है कि यूएस की 50th स्टेट कौन सी है, ठीक है। 15th जो स्टेट है वो हमारे पास हवाई स्टेट है। हवाई के स्पेलिंग आप लिख लें HAWAII, ठीक है, हवाई स्टेट। ये अमेरिका की 50वीं स्टेट है और 1959 को इसने ज्वाइनिंग की, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद का जो इवेंट आता है यूएस हिस्ट्री में हमारे पास मेजर इवेंट है वो है जी जो राइट ब्रदर्स थे, ऑरवल राइट और विल्बर राइट, उन्होंने एक एयरप्लेन बना लिया, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाता है ऑरविल राइट और विल्बर राइट ने जो एयरप्लेन बनाया उसका नाम क्या था, उसकी फर्स्ट फ्लाइट की ड्यूरेशन क्या थी, ठीक है, और एग्जैक्ट डेट क्या थी। आप डेट याद रखेंगे कि एयरप्लेन जो है वो 17 दिसंबर 1903 को बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो उनका प्लेन होता है इसका नाम रखते हैं वो राइट फ्लाइट, ठीक है, अपने नाम के ऊपर ही रखते हैं राइट फ्लाइट, RIGHT, राइट फ्लाइट, ठीक है। और ये इसकी जो पहली फ्लाइट होती है वो 12 सेकंड्स की होती है, सिर्फ 12 सेकंड्स तक ये हवा में चलता है और 120 फीट जो एरिया है उसको कवर करता है। तो ये दुनिया का पहला हवाई जहाज था, ठीक है। और दुनिया की पहली एयरलाइंस आप याद रखेंगे ये पेपर में पूछी गई है, ये नेदरलैंड्स ने बनाई थी। द नेदरलैंड्स जो ये यूरोप का एक मुल्क है, यूरोप की एक कंट्री है, उसने बनाई थी 1920 में। इसका नाम आप याद रखेंगे KLM रॉयल डच एयरलाइन, KLM, ठीक है, ये इसकी एक्रोनिम है कोई, KLM रॉयल डच एयरलाइंस, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद का इवेंट जो है हमारे पास आता है जी यूएस हिस्ट्री में एयरप्लेन बनने के बाद। आपको पता है जो पनामा कैनाल बनाई गई थी जो पैसिफिक को अटलांटिक के साथ कनेक्ट करती है, 1903 टू 1914 ये अमेरिका ने बनवाई थी। 14 अगस्त 1914 को ये कंप्लीट होती है और इसका फुल कंट्रोल जो है वो तो 1999 में जाके पनामा को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है यूएसए में, सॉरी, वर्ल्ड वॉर 1 का एरा शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर हम सेपरेटली क्लास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ यूएस जो है हम यहाँ सिर्फ ये देखें कि यूएस ने वर्ल्ड वॉर 1 को, वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन कब किया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 का जो टाइम टाइम ड्यूरेशन है 1914 टू 1918 है। तो इसमें आप याद रखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको कब ज्वाइन किया, ये आप डेट याद रखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को जंग में शामिल होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर इन दोनों जंगों के ऊपर हम डिटेल में लेक्चर करेंगे, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। तो इस जंग के दौरान अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, जब ये जंग एंड होती है तो वो कौन से प्रेसिडेंट थे, उनका नाम आपने याद रखना है। वुडरो विल्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो जब ये जंग खत्म होती है तो इन्हीं की कोशिशों से एक इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस के दुनिया में अब पीस को किस तरह से बरकरार रखा जाएगा इसके लिए ये लीग बनाई जाती है। इस काम को करने के इवज में
वुड्रो विल्सन साहब को अमन का नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, इनको 1920 में अमन का नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है। अच्छा जी, इस जंग के बाद जो है अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन हो जाता है। ग्रेट डिप्रेशन का जो एरा भी आप याद रखेंगे कब से कब तक रहता है। ये 24 अक्टूबर 1929 टू 1939, ठीक है, यहाँ तक रहता है। और 14 अक्टूबर 29 को ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है। हुआ ये था कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन है, इसमें जनाब इसकी बुनियादी रीज़न ये थी कि स्टॉक मार्केट जो थी वो क्रैश कर जाती है। ठीक है, बैंक्स जो हैं फेल हो जाते हैं, क्रैश कर जाते हैं। जो फैक्ट्रियाँ थी वहाँ ऊपर जो प्रोडक्शन थी, वो जो चीज़ें तैयार करते थे वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में तैयार करके रख दी थी। और उनके जो है वो, या लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उनको खरीद सकें, और या वैसे उनकी ज़रूरत से ज़्यादा थी। तो ये एक तरह का ना एक इकोनॉमिक टर्मोइल जैसा होता है। और लोग जो हैं उनके रोज़गार नहीं होता, उनके पास पैसा नहीं होता, तो बड़ा एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। तो इस वजह से इसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। आपने इसकी टाइमलाइन याद रखनी है, 1929 टू 1939, ठीक है। इस दौरान जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और इनके एरा के दौरान ही ग्रेट डिप्रेशन का जो एरा है वो चल रहा होता है। इनका एरा आप याद रखेंगे एफ डी रोजवेल्ट का, क्योंकि इसके हवाले से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। 1939 टू 1945, ठीक है। इनका सबसे लंबा टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट। 4 दफ़ा ये कंसेक्टिव 4 टर्म्स इन्होंने ली। इसके अलावा मैक्सिमम टर्म्स जो है वो 2 होते हैं यूएस में, लेकिन इनको 4 टर्म्स तक जाने दिया गया। ठीक है, तो इनके दौर का एक मशहूर वाक़या, इनकी एक पॉलिसी है, ठीक है, न्यू डील के हवाले से। आप उसे याद रखेंगे कि वो क्या थी, ठीक है। न्यू डील बेसिकली इनका पब्लिक वेलफेयर के लिए इनका एक प्लान था जो इन्होंने अनाउंस किया था। ठीक है, तो उस प्लान के नतीजे में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आनी थी इन्होंने। इसको इन्होंने न्यू डील का नाम दिया। तो इसमें 3 आर्स बड़ा मशहूर है, इनकी डील को 3 आर्स बोला जाता है। 3 आर्स, ठीक है। पहला आर जो है वो रिलीफ का आर है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाएगा, ठीक है, लोगों को रोज़गार फ्राहम किया जाएगा। दूसरा आर था रिकवरी का, यानी कि जो इनकी इकोनॉमी है उसको रिकवर किया जाएगा। और तीसरा आर था कि रिफॉर्म्स लेकर आई जाएंगी, ताकि आइंदा इस तरह के सूरत हाल से सामना ना करना पड़े, तो रिफॉर्म्स लेकर आई जाएंगी। तो ये इनकी न्यू डील थी, ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रही थी। ठीक है, तो गालबन इसी वजह से इनको ये 4 टर्म्स जो थी वो इनको अलाउ की गई। ठीक है। अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन जब खत्म हो रहा है 1939 में, तो 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है, जो कि 1945 तक जारी रहती है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे कि अमेरिका ने वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा कब लिया। ठीक है, पेपर में पूछा जा चुका है ये भी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये 7 दिसंबर 1941 को जंग में बाकायदा तौर पे शिरकत करता है, जब जापानीज फोर्सेस जो थी उन्होंने पर्ल हार्बर जो हवाई में है वहां पे एयर अटैक कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर यूएस की मजबूरी होती है कि वो इस जंग में हिस्सा बने। ठीक है, अच्छा जी, इस जंग के दौरान ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एटॉमिक बम भी तैयार करेगा। ठीक है, तो ये उनका एक प्लान था। अ, इस प्लान को उन्होंने जो है मनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया था। ठीक है,
कि इस प्रोजेक्ट के नतीजे में हम एटमी बम तैयार करेंगे। हुआ कुछ यूँ था कि 1939 में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, ये एफ.डी. रोज़वेल्ट से मिलते हैं, जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, कहते हैं कि जो नाज़ी जर्मनी वाले हैं वो तो एटमी बम तैयार कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा हमसे पहले कर लिया आप लोगों से, तो फिर बड़ी तबाही आएगी, क्योंकि उनके जो इरादे हैं, उनके इल्ज़ाम हैं वो खतरनाक है, पूरे यूरोप को फ़तह कर रहे हैं, तकरीबन उन्होंने कर भी लिया है। तो वो वहीं तक नहीं रहेंगे, वो आप तक भी आएँगे। तो उनसे पहले आप जो है वो एटमी बम जो है वो तैयार करें। तो इन्होंने एक सीक्रेट तौर पे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करते हैं, ताकि हम नाज़ी जर्मनी वालों से पहले जो है वो एटमी बम जो है वो तैयार करें। तो ऑफ़िशियली ये 1942 में इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। वो 4 साल में ये बम तैयार भी कर लेते हैं। ठीक है। 1942 टू 1946 तक ये प्रोजेक्ट चलता है। तो इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि हमने एटॉमिक बम जो है नाज़ी जर्मनी वालों से पहले तैयार करना है। इस ख्याल रखेंगे। जैसे हमारी चार्ली हिल्स थी, इनकी लॉस एल्मोस थी। लॉस एल्मोस न्यू मैक्सिको का एक इलाका है, लॉस एल्मोस, ठीक है? तो ये लोकेशन थी, इनकी साइट थी एटॉमिक, जो इनकी लेबॉरेटरी थी उसकी। मेन साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे, जे रॉबर्ट ओपनहेमर। ओपनहेमर की स्पेलिंग लिख लें आप, OPPENHEIMER, ओपनहेमर, ठीक है जी। ये इनके मेन साइंटिस्ट थे, इनको फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहा जाता है, ठीक है? तो इन्होंने फिर सक्सेसफुली 2 एटम बम भी तैयार कर लिए, जो 1945 में इन्होंने जापान के 2 शहरों हिरा हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ड्रॉप करेंगे ये। ठीक है। तो ये इनका मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये क्या है? ये इनका एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम था इनका, ठीक है? तो अच्छा, फिर एग्जैक्ट डेट याद रखें कब इन्होंने जो है टेस्ट किया। जैसे हमका 28 मई है 1998, इनका 16 जुलाई 1945 है। 16 जुलाई 1945 को इन्होंने पहला कामयाब तजर्बा किया। तजर्बे का नाम ट्रिनिटी टेस्ट था, ठीक है? और ये साइट वही है, लॉस एल्मोस न्यू मैक्सिको, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने किया। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि इस जंग के दौरान ही, यानी कि 1945 में ही, जो एफ.डी. रोज़वेल्ट थे उनकी डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है। तो उसके बाद हैरी एस ट्रूमैन जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो हैरी एस ट्रूमैन वो प्रेसिडेंट थे जो एटॉमिक अटैक की जो है वो परमिशन देते हैं, जो ऑर्डर देते हैं कि एटॉमिक अटैक जो है जापान पे किया जाए। हैरी एस ट्रूमैन थे, ठीक है? तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या थी? कल एक बच्चे का क्वेश्चन था कि वो मोनरो डॉक्ट्राइन के बारे में था। तो मोनरो डॉक्ट्राइन बच्चे ये थी, ये 18 ये जो प्रेसिडेंट मोनरो थे, 1817 टू 25 इनका टेन्योर था। और मोनरो डॉक्ट्राइन की डेट आप याद रखेंगे, 2 दिसंबर 1823, ठीक है जी? तो इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि अब बहुत हो गया। अब जो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आते हैं, यहाँ पे कोई यूरोपियन पावर नहीं आएगी, ठीक है? यहाँ पे अगर कोई अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश नहीं करेगी, और हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं इनमें भी वो इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इसके बदले में हम जो है हम भी वहाँ के मामलात में दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे। ये मोनरो डॉक्ट्राइन थी, ठीक है? ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या है? ठीक है जी? ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की डेट आप याद रखेंगे, 12 मार्च 1947 है। तो इसका मतलब ये था कि दुनिया में जो कम्युनिज्म है, ठीक, कम्युनिज्म को कंटेन करना है, इनको फैलने से रोकना है। तो ये ट्रूमैन डॉक्ट्राइन थी। इसकी डेट पेपर में पूछी जा चुकी है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की। इसको कब अनाउंस किया गया? 12 मार्च 1947 को इसको किया गया, ठीक है? तो इस जंग के एंड पे एक प्लान दिया गया, इसको मार्शल प्लान का नाम दिया गया, क्योंकि ये उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जॉर्ज मार्शल, उन्होंने ये प्लान प्रपोज किया था। तो इसका मकसद ये था कि जंगों के दौरान, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप का नुकसान हुआ है, इसको रिकवर किया जाएगा। तो मार्शल
प्लान का जो अनाउंसमेंट है ये 3 अप्रैल 1948 में हुई। ठीक है, ये भी डेट आप याद रखेंगे। इसको ये एक्चुअली एक यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम था जो मार्शल प्लान था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आज के हवाले से हमारा यूएस हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो चल रहा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कल का जो हमारी क्लास होगी इसमें हम इसका कंक्लूजन करेंगे, इसको एंड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और जी ठीक है, बच्चों के माइक्स जो है वो काइंडली अनम्यूट कर दीजिए ताकि अगर किसी का कोई पॉइंट रह गया हो या जो आज का टॉपिक है इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ लें। जी अहमद सर, इसका बच्चों के माइक्स जो अनम्यूट कर दें। अच्छा सर, मैं फुरकान बात करूं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी फुरकान। अच्छा, करंट जो सिनेरियो है यूएस का, इधर से तो नहीं कोई मतलब चांसेस के भी क्वेश्चंस आएंगे यूएस के रिलेटेड? ये बेटा करंट अफेयर्स में आता है, इसको हम करेंगे। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का पोर्शन है, ये करेंगे क्योंकि अभी यूएस हिस्ट्री जो है ना, हमने अभी डोनाल्ड ट्रंप तक जाना है अभी। ठीक है, अभी उसका एक लेक्चर बाकी है, तो करेंगे हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को। जी का कोई क्वेश्चन? जी बच्चों सब क्लियर है? सर मेरा फिर क्वेश्चन है, फिर मैं पूछ लेता हूँ। जी जी पूछें, जरूर पूछें। सर आज के लेक्चर में आपने बताया कि 61 to 65 है उसका लिंकन का एरा, और 13 अमेंडमेंट्स के जरिए ना उसने वो स्लेवरी खत्म की। ठीक है, 65 में तो इसको कत्ल कर दिया गया था, तो ये किस तारीख को इन्होंने पेश की थी अमेंडमेंट? अमेंडमेंट जो है बेटे ये जो ना ये 6 दिसंबर 1865 को की थी। उसके ये मरने के उसके बाद? कत्ल देखो ना, मैं बताता हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। आप कहना ये चाह रहे हैं कि उसको कत्ल तो अप्रैल में किया गया था, ऐसा ही है? यस। तो ये दिसंबर में क्यों आई है, अप्रैल तो ये तो उसके बाद आई है। तो काम उसने शुरू किया था लेकिन उसके मरने के बाद उसका फ्रूट मिला था। ठीक है, ओके ओके। सर और एक पूछना था। जी जी 1828 में तो आई ना वो डेमोक्रेसी, और जो सा था डेमोक्रेटिक जॉर्ज पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है। ना, डेमोक्रेटिक पार्टी, हाँ सॉरी सॉरी, डेमोक्रेटिक ठीक, पार्टी आई तो जो सा था वो पहला जॉर्ज वाशिंगटन। हाँ उसने हाँ, सर आपने कल बताया था कि वो एक ही था, उसके मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हुआ था, तो उसने बिल्कुल क्या ऐसा था। था? हाँ बेटे, क्वेश्चन की नेचर जेनेरिक है लेकिन ठीक है मैं इधर ही आंसर कर देता हूँ। ये पार्टी सिस्टम जो है ये 1928 में एक वन पार्टी आई है, फिर 1950 सॉरी 1828, फिर 1854 में दूसरी आई। इससे पहले जो पार्टी सिस्टम था ना वो पार्टी सिस्टम नहीं था, वो वन पार्टी सिस्टम ही था। जैसे हमारे पास कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी जो 1774 में बनी थी। ठीक है ना, जो मेन हम्म पार्टी थी, जब मेन एक जत्था था जिन्होंने ये काम शुरू किया था आजादी का। ठीक है, तो फिर हम्म। ऐसा होता था कि उस जो वो जो लोग थे ना उसमें से ही एक एक बंदा, दो बंदे खड़े हो जाते थे, तो जिसको ज्यादा फेवर मिलती वो उसको आगे ले आते थे। लेकिन यानी कि ये हम कह सकते हैं कि जो मैं समझाऊं कि आपके जो इनकलाब लाए थे कुछ चंद जत्था लोग मिलके, उन्हीं में से एक आधा बन जाता था जो हाँ सीनियर इलेक्ट किया होता था, जाता, जो नहीं 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 नहीं, इलेक्ट किया जाता था। देखिए ना, वोटिंग के अब देखें जरिए। वोटिंग के जरिए। अब एक पार्टी है ना, इस एक पार्टी में अब देखें जिस तरह से हमारा नहीं होता, हमारे जो ये कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट्स या हमारी हाई कोर्ट्स होती हैं, यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे वो यस। सिस्टम तो एक ही है। ठीक है, इसमें दो बंदे खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बकायदा पार्टी सिस्टम नहीं था उस वक्त। ठीक है, ठीक कुछ है जी। छोटी मोटी पार्टी थी लेकिन वो इतनी अहम नहीं है। मेन जो थे सब वो ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के ही पार्ट थे। वो जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस रिपब्लिक है रिपब्लिक सर कब आई फिर? ये 1854 में आई थी ये। ओके, ये उसके बाद की है। ये उसके बाद किया। ओल्डेस्ट जो है हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी है, और ये ओके सर ओल्डेस्ट ओके। एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी भी है पूरी दुनिया में, ओल्डेस्ट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी फुरकान। अच्छा, आपने भी आइजनहावर को बताया था कि इसको इम्पीच करके निकाला गया था, तो आइजनहोवर को यहाँ नहीं निकाला था, रिचर्ड निक्सन को। सॉरी, रिचर्ड निक्सन को। तो मेरा ख्याल है कि इम्पीच हुआ था, निकाला नहीं गया था, कुछ इस तरह का सीन था। मेरा ख्याल इम्पीच है हुआ कोई। था, इसको इस्तीफा दे गया था, ये इस्तीफा दे गया था। ये इसको हाँ हम करेंगे इलेक्शन में।
सर जी लॉन्गेस्ट तो बच्चों, आपने बताया ना फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, और शॉर्टेस्ट जो अमेरिका की हिस्ट्री में आया वो कौन सा है और कब कब है उसका टर्नओवर? शॉर्टेस्ट बच्चे ऐसा कभी पूछा नहीं गया, लेकिन शॉर्टेस्ट आप कह सकते हैं कि जो हमने पहला 12th प्रेसिडेंट किया था ना इसका, इनका क्या उसे कहते हैं, लिंकन। वैसे का, ठीक है, जिकारे टेलर जो है, टेलर। हाँ जिकार बिल्कुल टेलर, ये 1849 टू 1850 तक आया था, यानी कि इसके साल से भी कुछ कम टाइम था जब ये अपने ऑफिस में इसकी डेथ हो गई थी। शॉर्टेस्ट कभी पूछा नहीं गया ऐसा, ठीक है। यंगेस्ट पूछा गया वो जॉन एफ कैनेडी है, वो हम करेंगे उसको। सर टेलर का एक और मतलब उनसे जो पहले नाम आता है वो स्पेलिंग के साथ बता दें। जिकारे टेलर है ZACHARY जी थैंक यू। ये आर्मी, जी वेलकम, ये आर्मी के जनरल थे, तो बाद में ये इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट भी बने। जी किसी का और कोई पॉइंट रहता हो तो वो पूछ ले। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org, blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.